आपको क्या लगता है, गौतम अडानी हर कीमत पर एनडीटीवी पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं? उसका एक सरल जवाब है और एक पंक्ति में जवाब है कि गौतम अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तोहफा देना चाहते हैं। न्यूज लॉन्ड्री के इस आर्टिकल से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं दोस्तों। उल्टा मैं एक कदम आगे जाके कहना चाहूंगा कि गौतम अडानी पर पिछले 8 सालों में जो तमाम इज्जत नवाजी गई है, जिसके चलते वो दुनिया के चौथे सबसे धनी आदमी बन गए थे, गौतम अडानी उसका एहसान चुकाना चाहते हैं। क्योंकि हो क्या रहा था, पिछले 8 सालों में एक एनडीटीवी ही था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता है। आज भी जब बिल्किस बानो के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, तब एक एनडीटीवी ही है जो इस खबर पर बना हुआ है, जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहा है। पेगासस को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में कहा कि उन्होंने बिल्कुल भी सहयोग नहीं दिया, तमाम न्यूज चैनल्स में सिर्फ एक एनडीटीवी है जो इस पर सवाल पूछ रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शख्स रवीश कुमार को इस बात को लेकर माफ नहीं कर पाए कि वो खुद को लगातार जीरो टीआरपी एंकर बताता रहा, मगर उनसे सवाल पूछने में कभी पीछे नहीं हटा। और गौतम अडानी दोस्तों इन तमाम एहसानों का जवाब देना चाहते हैं हर कीमत पर एनडीटीवी पर कब्जा करने को लेकर। मगर बड़ा प्रश्न, ये सब करने के बाद क्या एनडीटीवी का चरित्र बदल जाएगा? क्या एनडीटीवी रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, एबीपी न्यूज या आज तक जैसा हो जाएगा? आज इन तमाम सवालों का जवाब देना चाहता हूं, मगर मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा दोस्तों। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर देखिए। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर यह कहती है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हवाई अड्डों की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी सीआईएसएफ के पास है। क्या आप जानते हैं कि सुरक्षा कर्मियों में कमी के चलते सीआईएसएफ की गार्ड्स की जगह भर्ती की जाएगी प्राइवेट सुरक्षा की? अब यहां मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि इस वक्त देश के लगभग सभी एयरपोर्ट्स के रख रखाव की जिम्मेदारी गौतम अडानी की कंपनियों के पास है। इसलिए सुरक्षा की भी जिम्मेदारी भी मैं मानता हूं कि उन्हीं के पास होगी। इतनी बड़ी खबर दोस्तों, मगर इसको लेकर किसी मीडिया न्यूज चैनल में चूं तक नहीं। सीआईएसएफ की जगह प्राइवेट सुरक्षा आ जाएगी। वो प्राइवेट सुरक्षा जिसकी जिम्मेदारी होगी कथित तौर पर अडानी की कंपनियों की। यह क्या बतलाता है? अगर कोई और सरकार यह काम करती और अगर कोई और व्यक्ति इसके पीछे होता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं तमाम न्यूज चैनल्स ने इसके साथ देशभक्ति जोड़ दी होती। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर सुरक्षा कर्मियों में कमी है तो सीआईएसएफ में भर्तियां बढ़ाइए, मगर भर्ती बढ़ाने की बजाय अब प्राइवेट सुरक्षा को लगाया जाएगा। वो प्राइवेट सुरक्षा जो मुहैया करा सकता है कथित तौर पर अडानी का समूह। दूसरी तरफ यह खबर देखिए, हिमाचल के अंदर जो सेब उगाने वाले हैं वो अडानी एग्रो फ्रेश के खिलाफ जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। क्यों आंदोलन कर रहे हैं? वो इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि जब से अडानी सेब के व्यापार में आए हैं, तब से जो कंपनियां हैं वो मनमाने दामों पर सेब बेच रहे हैं और इसको लेकर वहां के किसान नाराज हैं। ये सब खबरें क्या बतलाती हैं कि अब लगभग हर जगह पर गौतम अडानी का कब्जा है और ये सब पिछले 8 सालों में हुआ। 8 साल पहले गौतम अडानी एक सफल बिजनेसमैन रहे होंगे, मगर पिछले 8 सालों में जो तमाम इज्जत उन्हें मोदी सरकार ने नवाजी, उसका नतीजा यह है कि आज की तारीख में गौतम अडानी इस देश के सबसे धनी व्यक्ति और दुनिया के चौथे सबसे धनी व्यक्ति हैं। इन तमाम एहसानों का जवाब जो है, इन तमाम एहसानों को चुकाना चाहते हैं गौतम अडानी एनडीटीवी पर कब्जा करके। दोस्तों न्यूज लॉन्ड्री में जो आर्टिकल छपा है उसके अंतर्गत उन्होंने एक एनडीटीवी के रिपोर्टर से बात की है और एनडीटीवी के रिपोर्टर का कहना है कि बेशक गौतम अडानी एनडीटीवी पर कब्जा कर लें, मगर एनडीटीवी का चरित्र नहीं बदलेगा। वो इस बात को लेकर आशावादी बने हुए हैं कि अगर एनडीटीवी भी रिपब्लिक भारत बन जाएगा या जी न्यूज बन जाएगा तो फिर दर्शक उसे क्यों देखना चाहेंगे? एनडीटीवी का जो ब्रांड वैल्यू है
सच्ची खबरें करने का, सरकार से सवाल करने का वो ब्रांड वैल्यू ही खत्म हो जाएगा। ऐसे में एनडीटीवी में विज्ञापन कौन देगा? और दर्शक जो देखते हैं एनडीटीवी, उन्हें कौन देखेगा? मगर एनडीटीवी का रिपोर्टर यह बात भूल रहा है कि 2024 के चुनाव आने वाले हैं और मोदी सरकार किसी भी कीमत में नहीं चाहती कि किसी भी न्यूज प्लेटफॉर्म में, किसी भी न्यूज चैनल में, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल उठाया जाए। पूरे देश और दुनिया के सामने बस यही छवि आए कि देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी की तरह चरखे पर बैठे हुए हैं। कितनी मार्मिक तस्वीर है दोस्तों, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गांधी के अवतार के तौर पर पेश किया जा रहा है। जी हां, गांधी की मृत्यु के बाद ही 1950 में शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था, इसलिए गांधी के अवतार के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेश किया जा रहा है। मगर एक तरफ तो आप खुद को गांधी के अवतार के तौर पर पेश करते हैं और दूसरी तरफ एकमात्र न्यूज चैनल जो आपसे सवाल करता है उसे आप रौंद देना चाहते हैं, उसे आप खत्म कर देना चाहते हैं। यह अपने आप में बहुत कुछ बतलाता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रचार तंत्र पर किस तरह से अपना कब्जा चाहता है, पूरे मीडिया पर अपना कब्जा किस तरह से चाहता है। इसलिए वो नहीं चाहते कि सवाल करने वाला कोई भी प्लेटफॉर्म बना रहे, चाहे एनडीटीवी हो, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे अभिसार शर्मा हो, सब पर जो है अपना काबू किया जाए। या तो वो लोग आपके पक्ष में गुणगान करने लगें या उनके वजूद को ही खत्म कर दिया जाए। आपको याद होगा जब गौतम अडानी एनडीटीवी पर कब्जा करना चाह रहे थे और उसको लेकर मैंने खबर की थी, तो उसके अंदर मैंने आपके सामने कुछ थ्योरीज पेश की थी। उसके अंतर्गत मैंने आपको यह भी बताया था कि कहीं पर्दे के पीछे कोई डील तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय ने पर्दे के पीछे अडानी के साथ कोई डील कर दी। दोस्तों उसके बाद मैंने और भी कई लोगों से बात की और उनका कहना था पैसे के लिए कभी भी डॉक्टर प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय जो हैं वो कोई समझौता नहीं करेंगे। और मैंने भी एनडीटीवी में 5 साल काम किया है, इतना तो मैं डॉक्टर प्रणॉय रॉय और राधिका के बारे में जानता हूं। क्योंकि अगर पैसे के लिए ही डील करनी होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं डॉक्टर रॉय रवीश को अपने कमरे में बुलाते या श्रीनिवासन जैन को अपने कमरे में बुलाते और बोलते कि भाई जो तुम सरकार से सवाल करते हो ना वो बंद कर दो, तुम साधारण पत्रकारिता करो, खबरें पढ़ो, घर जाओ, सरकार से सवाल करने की कोई जरूरत नहीं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डॉक्टर प्रणॉय रॉय ने कभी भी रवीश को अपने कमरे में बुलाकर यह नहीं कहा होगा। मैंने 5 साल काम किया है दोस्तों। एनडीटीवी के बारे में कहा जाता है कि वो वामपंथी हैं, प्रो कांग्रेसी हैं, और मैं आपको बता दूं उन 5 सालों में मैंने वामपंथियों की धज्जियां उड़ाई, कांग्रेसियों की धज्जियां उड़ाई, उनसे सवाल किए, मगर मुझे आज तक उन 5 सालों में यानी कि 2002 से 2007 के बीच जब मैं एनडीटीवी में काम कर रहा था, एक बार भी मुझे डॉक्टर प्रणॉय रॉय ने कभी अपने कमरे में बुलाकर यह नहीं कहा यार वामपंथियों की आलोचना मत करो, यार कांग्रेसियों की आलोचना मत करो। यह पूरी स्वतंत्रता थी। एनडीटीवी में और कई ऐब हैं, मगर कम से कम आप जिस तरह की पत्रकारिता करना चाहते हैं उसकी आजादी आपको है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसे मॉडल के खिलाफ है। वो मंच जहां जो वर्तमान सरकार है उससे सवाल करने का हौसला जो है वो लोगों के पास हो, उस हौसले को भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देना चाहती है। वैसे सच बताओ ना, मुझे बहुत हैरत होती है भारतीय जनता पार्टी के रवैये पर, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने अंधभक्तों के सामने अपने को एक हीरो के तौर पर पेश करना चाहती है, यानी कि अगर प्रधानमंत्री को आप एक हीरो के तौर पर पेश करना चाहते हैं तो हर हीरो के लिए एक विलन भी तो होना चाहिए ना। यानी कि अगर 2 मिनट के लिए मैं मान लूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत हीरो हैं और अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, ये तमाम पत्रकार उनके पीछे पड़े हुए हैं, इतने ताकतवर शख्सियत जिनके सामने पूरा मीडिया है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बेचारे हैं, और मेरे जैसे पत्रकार जो अपने यूट्यूब चैनल या फेसबुक चैनल पर उनसे सवाल करते हैं, हम जैसे लोग उन पर अत्याचार कर रहे हैं, हम जैसे लोग खलनायक हैं। तो चलिए मैं आपके उस तर्क को मानने को तैयार हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हीरो हैं और मैं खलनायक हूं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हीरो हैं और रवीश कुमार खलनायक हैं। एक हीरो तभी बना रह सकता है जब खलनायक हो।
मगर जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह के विरोध को रौंद देना चाहती है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी न्यूज चैनल्स हैं ना, टीआरपी में यानी कि कितने दर्शक उन्हें देखते हैं, एनडीटीवी सबसे निचले पायदान पर है। हालांकि कुछ महीनों पहले उन्होंने जो रेटिंग्स की एजेंसी है BARC, उससे जो है अपना नाता तोड़ दिया था। अब आप देखते होंगे कि BARC की जो रेटिंग्स आती हैं उसमें एनडीटीवी नहीं होता है, मगर जब वो रेटिंग्स की दौड़ में भी थे तब भी एनडीटीवी सबसे निचले पायदान पर था। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात, जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं वहां पर बाकायदा दबाव बनाया जाता है कि एनडीटीवी को ना दिखाया जाए। एक तो इस वजह से एनडीटीवी की रेटिंग सबसे नीचे है, और इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारा समाज जो है वो जागरूक हो चुका है, सब अंधभक्त हो गए हैं, यहां से कोई सोचता नहीं है, इसलिए कोई एनडीटीवी देखना भी नहीं चाहता। तो जब एनडीटीवी रेटिंग्स में भी सबसे नीचे है, फिर भी ये सरकार क्यों दबाना चाहती है? इससे पता चलता है कि किस तरह की असुरक्षा इनके दिमाग में है। चलिए, एनडीटीवी तो अलग बात है, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। आप में से कई लोग जानते हैं कि मैं न्यूज क्लिक नाम की संस्था के लिए कार्यक्रम करता हूं, बोल के लब आजाद हैं तेरे और न्यूज चक्र। आपको मैं बतलाना चाहूंगा कि न्यूज क्लिक एक छोटी सी डिजिटल संस्था है जिसके यूट्यूब पर 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि 35 लाख लोग उनके सब्सक्राइबर्स हैं। और एक ऐसा देश जिसकी 140 करोड़ आबादी है, 35 लाख कोई मायने नहीं रखती दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि किसान आंदोलन के दौरान न्यूज क्लिक तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सबसे तीखे, सबसे वाजिब और सबसे सार्थक सवाल कर रहा था? उसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों? प्रवर्तन निदेशालय ने 114 घंटे की रेड न्यूज क्लिक पर मारी। बात वहां नहीं रुकी, उसके बाद इनकम टैक्स ने भी रेड मारी। मुझे भी पूरे दिन बुलाया गया और ईडी ने मुझसे सवाल किए। यह सब क्या बतलाता है कि यह सरकार एक छोटे से डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी इतनी ज्यादा असुरक्षित है। मैं पूछना चाहता हूं भाई कि जो सरकार घर में घुसकर मारने जैसी बातें करती है, जो सरकार 56 इंच के सीने की राजनीति करती है, तुम कुछ चंद सवालों से घबरा जाती हो क्यों? देखिए, इस सरकार से जो भी सवाल करता है ना, उससे साम दाम दंड भेद से गिराने और डराने का प्रयास किया जाता है। मसलन जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे 10 घंटे तक ईडी में सवाल जवाब किया गया था, इन्हें कुछ नहीं मिला, एक अलग बात है। आप में से कई लोग जानते होंगे कि मेरे खिलाफ इस सरकार ने 13 करोड़ की टैक्स चोरी का केस किया था। मैं वो मामला चुपचाप लड़ता रहा और अदालत में मुझे जीत मिली, आपकी स्क्रीन पर। और आप जानते हैं, जब अदालत ने अपना फैसला सुनाया तो क्या कहा कि जिन इनकम टैक्स अधिकारियों ने अभिसार शर्मा के खिलाफ केस किया, उन पर केस किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। जी हां, उन इनकम टैक्स अधिकारियों पर केस किया जाए जिन्होंने अभिसार शर्मा पर 13 करोड़ की टैक्स चोरी का केस किया था। यह अदालत ने अपने फैसले में सुनाया था। और आप जानते हैं कि इस सरकार से मैं सवाल करता हूं, बावजूद इसके कि तुमने इनकम टैक्स के जरिए मुझे परेशान किया, अपने प्रचार तंत्र के जरिए मुझे परेशान किया, मेरे पीछे गाड़ियां लगवाई तुमने, ईडी के जरिए परेशान किया, क्या मैंने अपने सवाल करने बंद कर दिए? और क्यों नहीं बंद किए? क्योंकि मेरा दामन पाक साफ है। तुम मेरे घर में आओगे, तुम मेरे बैंक अकाउंट्स को खंगालोगे, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिसके जरिए तुम मुझे दबा सको। और दूसरी तरफ गोदी मीडिया के वो तमाम पत्रकार, मसलन एक पत्रकार है जो 9 बजे शो करता है, काला सफेद ऐसा कोई शो है उसका, वो करीब 3 हफ्ते तक तिहाड़ जेल में था 100 करोड़ की वसूली के लिए। आपको क्या लगता है, अगर वो पत्रकार आज की तारीख में भाजपा से सवाल करने लगे तो क्या वो एक भी दिन खुला रहेगा? अगले ही दिन जेल चला जाएगा वो। या फिर वो पत्रकार, आपको याद है जब जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ था, दुर्घटना में उनकी मौत हुई थी, तब एक पत्रकार था जो शराब के नशे में टीवी पर आ गया था। उसके बारे में बताया जाता है कि उसकी कई करोड़ों की संपत्तियां हैं,
मतलब एक पत्रकार और उसकी कई करोड़ों की संपत्तियां हैं, उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि शायद मॉल है, क्या है, अब पता नहीं वो सही है गलत है मुझे नहीं पता, मगर मैं जानता हूं कि उसकी करोड़ों की संपत्ति है। आपको क्या लगता है अगर ये पत्रकार इस सरकार से सवाल करने लगे तो उसके साथ जो मुश्किल पेश आने वाली है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। या फिर वो पत्रकार जो 1 हफ्ते तक जेल में था, रिपब्लिक का वो पत्रकार 1 हफ्ते तक जेल में था, उसका नाम टीआरपी घोटाले में भी आया था। आपको क्या लगता है कि अगर वो सवाल करना शुरू कर दे तो उसका क्या हाल करेगी ये सरकार? अगर आपको मोदी सरकार से सवाल करना है तो आपका दामन होना चाहिए पाक साफ। आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिसके चलते इस सरकार आपको उल्टा लटका दे। इसलिए आपके तमाम परेशान करने के बावजूद मैं सरकार से सवाल करता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी पर कोई आपत्ति है, नहीं साहब, इसलिए कि यही पत्रकार का फर्ज है। 2014 से पहले कांग्रेस से भी मैं यही सवाल करता था, और अगर यह सरकार 2024 को चली गई, जिसकी संभावना नहीं है, तो जो भी नई सरकार आएगी उनसे भी मैं वही सवाल करूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।